बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तस्नीम अहमद सिद्दीकी है और मैं अपने प्रोग्राम मानो या ना मानो के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का प्रोग्राम दो चीज़ों पे मुश्तमिल है। एक तो भारत की इंतहा पसंदाना रविश और दूसरा आपा फिरदौस की वापसी। दरअसल दो मुख्तलिफ टॉपिक हैं, समझ नहीं आता कि एक वीडियो बनाऊं या दो वीडियो बनाऊं, तो लिहाजा मैंने ये सोचा कि फ़िलहाल मुझे एक ही वीडियो बना लेनी चाहिए, क्योंकि माह रमज़ान की वजह से लोगों के पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो टीवी के सामने बैठ के प्रोग्राम देखते रहें। तो पहले हम आपा फिरदौस की वापसी को डिस्कस कर लेते हैं। आपा फिरदौस, आप समझ गए होंगे कि मैं स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान की बात कर रहा हूँ, जिन्हें के इमरान खान के स्पेशल असिस्टेंट के ओहदे से हटा दिया गया है। अगरचे इस बारे में ऑफिशियल बयान कोई नहीं आया, सिर्फ यही आया कि उनसे चार्ज वापस ले लिया। लेकिन अगर हम देखें तो तरह तरह के मफरूज़े, तरह तरह की कहानियाँ, तरह तरह की ख़बरें बाहर आ रही हैं, और उन ख़बरों में कितनी सच्चाई है ये तो उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि कोई हुकूमती नुमाइंदा बाकायदा तौर पर इस चीज़ की तस्दीक या तरदीद ना करे। एक ज़रिए के मुताबिक आपा फिरदौस आवान, मैं उनका नाम बदल से लूँगा क्योंकि ख़ातून है, आपा फिरदौस आवान के निकाले जाने की वजह इख्तियारात का गलत इस्तेमाल था, जिसमें उन्होंने इत्तलात और नशरियात के महकमे के ज़ाब्ते मुलाज़मत को ओवर रूल करते हुए अपने लिए 2 गार्ड, 1 ड्राइवर तो भर्ती कर लिया और 2 या 3 आदमी पीटीवी के कोटे से भी अपने पास ट्रांसफ़र कर लिए। यानी उनके पास मुलाजिम अफराद की तादाद उस नंबर से ज़्यादा थी जो कि बहैसियत स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर उन्हें अलॉट थी। अब ये तो हुकूमती ज़राए बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा काम किया तो क्यों किया, और क्या उनके पास इसकी मंजूरी थी या क्या वो मजाज थी ऐसे इक़दामात उठाने के। ये तो उनके लिए एक पहली वजह है। ये वजह मैंने किसी ने बताई है, ये हुकूमती ज़राए ने इस बारे में अभी तक बिल्कुल खामोशी इख्तियार की हुई है। दूसरी वजह डॉक्टर साहिबा के निकलने की ये बताई जा रही है कि उन्होंने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए मीडिया में मुख्तलिफ़ कंपनियों को इश्तहारात की मद में तकरीबन 2.5 अरब रुपए अपने दौरान हुकूमत से मुराद है अपने जिस अरसे में डॉक्टर साहिबा स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर थी, उस अरसे में उन्होंने अखबारों में यानी प्रिंट मीडिया में तकसीम किए। प्रिंट मीडिया में तकसीम करने के बाद जो लिस्ट सामने आई है, ये वो अखबार थे जिनके बारे में कि सुना ही नहीं गया, जिन्हें पढ़ने वालों की तादाद अखबार छपने से भी कम होगी। कुछ अखबार पाकिस्तान में ऐसे भी छपते हैं जो 150 छपते हैं, और वो सिर्फ इसलिए छपते हैं कि वो अपना प्रिंट कोटा या जो उन्हें लेटर मिला हुआ है कि जी तुम सहाफ़त की दुनिया में एक अखबार का नाम रखते हो, तो वो उसे ज़िंदा रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल लोगों को पैसे दिए गए और पैसों के बाद एक तवील अरसे बाद दोबारा एक मिस्टर परसेंटेज की तरह
मिस परसेंटेज का कॉन्सेप्ट भी आया। आपा फिरदौस के बारे में ये बात सामने आई कि उन्होंने अपना एक फ्रंटमैन एडवर्टाइजिंग एजेंसी के तौर से रखा था, जिसका काम इश्तहार देना था, और वो 10% कमीशन पर ये इश्तहारात अखबारात को देता था। अखबारात के नाम ऐसे हैं कि कम से कम वो उस शहर के लोगों ने तो सुने होंगे जिस शहर का अखबार बनाया गया, लेकिन वो किसी दूसरे आदमी ने हो सकता है वो नाम भी ना सुना हो अगर वो उस शहर में ना गया, और हो सकता है कि अगर वो शहर में गया भी हो तो उसने उस अखबार का नाम ना सुना। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, रहीम यार खां, और मैंने कहा भाई तुम्हारे मुल्क तुम्हारे शहर का एक अखबार है जिसे आपा फिरदौस ने रकम दी है एडवर्टाइजिंग की मद में से निकाल के। तो उसने कहा अच्छा वो अखबार है, अखबार तो इतना बड़ा नहीं है, तो मैं पढ़ता भी नहीं हूँ। तो इससे ही अंदाज़ा हो गया कि वो कितना बड़ा अखबार था। बहरहाल ये भी अभी काबिल तहकीक अमर है, इस पे भी तहकीकात होनी चाहिए कि अगर ये इश्तहारात दिए गए और 10% कमीशन वसूल किया गया तो मुझे कोई हैरानगी नहीं है, क्योंकि आपा फिरदौस जिस पार्टी को छोड़ कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आई थी, उस पार्टी का चेयरमैन, यानी मेरा इशारा है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ, कि वो तो मिस्टर 10% दुनिया में मशहूर हैं। आपा फिरदौस उनकी पार्टी में वज़ीर इत्तलात रही थी, तो जाहिर है बात है कि वो किसी से कुछ तो सीखेंगी, और उन्होंने जो सीखा वो अपनी पार्टी के चेयरमैन से सीखा कि परसेंटेज क्या होनी चाहिए। तो मिस्टर 10% की साबका वज़ीर इत्तलात जो कि इमरान खान की पार्टी में आई, तो वो अपने आप को 10% का ठप्पा लगवा के वापस चली गई। वैसे आपा फिरदौस ने कोई काम भी ऐसे नहीं किए थे जिस पे कि हम ये देखें कि आपा फिरदौस ने मीडिया को कंट्रोल किया। वो दरअसल खुद नुमाई के चक्कर में रहीं। वो मीडिया के बड़े बड़े जो फितना अखबार नवीस हैं, फितना एंकर हैं, वो उनसे दब के रहीं, वो उनका सामना ना कर सकें, वो उन्हें कभी किसी बात का जवाब ना दे सकें, और मौलाना तारिक जमील साहब के मसले में भी आपा फिरदौस कभी भी सामने नहीं आई। उन्होंने कभी भी आके ये नहीं कहा कि तारिक जमील साहब ने क्या कहा। अब तारिक जमील साहब को जो सामना करना पड़ रहा था वो करना पड़ रहा था जावेद चौधरी का, जो खुशामदी कॉलम लिखने के लिए हमेशा से मसरूफ़ रहा है। उसने तो मलिक रियाज के लिए एक कॉलम लिखा था, रहमत के दरवाज़े। अब अगर रहमत के दरवाज़े के तौर पर मलिक रियाज का नाम जावेद चौधरी लिख सकता है, तो फिर ख़ुद सोचें कि वो कॉलम रहमत के दरवाज़े होगा या खुशामद का दरवाज़ा होगा। ये तो बहरहाल अवामी फ़ैसला कर सकती है, लेकिन उन्होंने लिखा। हामिद मीर साहब वो भी आसिफ जरदारी के प्लांटेड इंटरव्यू करते रहे। सलीम साफ़ी वो मलिक रियाज के साथ रहे। इरफान सिद्दीकी वो नवाज शरीफ के साथ रहे, और सुहेल वड़ाइश साहब वो तो सबके साथ रहते हैं। वो तो इतने बड़े आलम हैं कि वो एक दिन के नाम से प्रोग्राम भी करते हैं, तो वो बातें करते हैं जो बातें कि किसी आदमी को उजागर करें, किसी के बारे में बताएं कि भाई ये आदमी बहुत अच्छा है, ये आदमी ये करता है। तो बहरहाल उन लोगों के तूफ़ान बदतमीज़ी को देखते हुए ये डॉक्टर फिरदौस आशिका वान साहिबा का फ़र्ज़ बनता था कि वो सामने आती, वो
मौलाना तारिक जमील साहब के मसले को हैंडल करती, लेकिन उन्होंने उसे हैंडल नहीं किया, उन्होंने उसे ख़राब किया और मफाद परस्त लोगों को बोलने दिया। उन्होंने किसी स्टेज पे भी ये नहीं जाहिर किया कि तुम लोग खामोश हो जाओ। तो आप चली गई, अच्छा हुआ। आप आई थी तो बुरा हुआ था, अब आप चली गई हैं तो अच्छा हुआ है। अब हमें देखना है कि लेफ्टिनेंट जनरल बाजवा, यानी अब तो सोचने की बात है, अपोजिशन के लिए मज़ीद मसाइल पैदा हो गए कि अब तो बाजवा सुकेर बन गया, कमर जावेद बाजवा साहब और आसिम सलीम बाजवा साहब। अब तो दो बाजवा आ गए और अपोजिशन में सफ़े मातम बिछी हुई है कि वो पहले एक बाजवा को नहीं संभाल सक रहे थे, अब उन्हें दो बाजवा संभालने पड़ेंगे। बहरहाल आसिम बाजवा साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। इन्होंने जिन खतूत पे ISPR को चलाया वो काबिल रश्क है और उम्मीद ये है कि ये जो मफाद परस्त मीडिया और ये जो मुनाफिकीन मीडिया जो हैं, जिनका काम ही सिर्फ तनकीद बराए तनकीद और फिर तनकीद होता है, वो उन्हें अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे और एक अच्छी रिवायात मीडिया में रोशनास कराएंगे। ये तो था पहला मसला। दूसरा मसला है कि अमेरिका में मौजूद थिंक टैंक जो कि दूसरे ममालिक की मजहबी रुझानात को मॉनिटर करता है, उसने एक रिपोर्ट मुरतब की है और रिपोर्ट मुरतब करके वो लोग ऐवान नुमाइंदगान में या सदर अमेरिका जनाब डोनाल्ड ट्रंप को पेश करने जा रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं कि भारत में बढ़ते हुए मजालिम, गैर हिंदुओं पे बढ़ते हुए मजालिम और जिसमें भी ख़ास तौर पर मुसलमान निशाने पे हैं, इस कदर ज़्यादा हो गए हैं कि भारत का नाम जो है वॉच लिस्ट में डाला जाए कि वो अपने मुल्क की अक़लियतों से क्या ताल्लुक़ रखता है और उन्हें किस तरह डील करता है। आज भारत सिर्फ मुसलमानों को हकारत की नज़र से और देख रहा है और मुसलमानों पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहा है, लेकिन वो वक्त भी दूर नहीं है जब भारत दूसरी अक़लियतें जिसमें क्रिश्चियन, सिख, बुद्ध मत सब होंगे, भारत उनके साथ भी यही करेगा और आखिरी स्टेज पे भारत अपने ही कमतर हिंदुओं के साथ भी ये रवैया करेगा। वो शूदर जो कि उनके साथ नहीं चल सकते, उनके साथ भी यही होगा। भारत की नफ़रत का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा लें कि बिहार में कोरोना वायरस से निमटने के लिए जो हॉस्पिटल बनाया गया है, जो वार्ड मखसूस किया गया, उसमें मुसलमानों के लिए अलग और हिंदुओं के लिए अलग वार्ड बनाया गया है। ये भारत का मजहबी जुनून और ये भारत का पागलपन उस वक्त को से ज़्यादा दूर नहीं है जब भारत दुनिया में अकेला हो जाएगा। भारत की ढिठाई, गुंडागर्दी और नस्ल परस्ती की हालत ये देखें कि भारत अरब ममालिक में भी बैठ के अपनी निचले दर्जे की हरकतों, ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और उसने वहाँ पे भी अपना प्रचार शुरू किया, जिस पर के भारत के कुछ लोगों को जो कि इसमें ज़्यादा मुलव्विस थे उन्हें निकाल दिया गया और ये उन ममालिक ने किया है। मैं ये बताता चलूँ, ये उन ममालिक ने किया है जिनके नज़दीक भारत बहुत अच्छा, बहुत सुलझा हुआ, बहुत बड़ी माशी मार्केट था और जिन्होंने अपने मुल्क के आला तरीन सिविल एजाज़ात भी नरेंद्र मोदी को दिए थे। नरेंद्र मोदी जो अपने मुल्क का नहीं बन सक रहा, वो किसी दूसरे का क्या बनेगा। बहरहाल
دیکھنا یہ ہے کہ اب بھارت کس طرف جاتا ہے، بھارت کا اگلا لاہ عمل کیا ہوتا ہے، کیونکہ بھارت کو امریکہ میں بھی تنقید کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، بھارت کو امریکہ میں بھی واچ لسٹ پہ ڈالا جا رہا ہے کہ بھارت کس طرح اپنا کام کرتا ہے، بھارت اپنے ملک کی اقلیتوں سے کس طرح ڈیل کرتا ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، ان کا مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ یہ دراصل سب کچھ جو ہو رہا ہے، اگر میں یہ کہوں کہ یہ کشمیریوں کی آہ لگی ہے، یہ جو 400 دن سے کشمیری بند پڑے ہیں، یہ ان لوگوں کی آہ لگی ہے، تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ کے نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا عمل بتاتا ہے کہ وہ کس کو کیسی سزا دیتا ہے۔ بھارت کے ساتھ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، عرب ممالک میں نفرت بڑھ رہی ہے، امریکہ میں نفرت بڑھ رہی ہے، حتیٰ کہ بھارت میں رہنے والے وہ ہندو جو کہ اعتدال پسند ہیں، جو کہ خاموش ہیں، وہ بھی اس چیز سے نالاں ہیں، وہ بھی اس گھٹے ہوئے ماحول سے نکلنا چاہتے ہیں۔ مودی کو ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، مودی کو ان سب چیزوں کا جواب دینا پڑے گا۔ مودی جو کچھ بھی کر لے، لیکن ایک حاکم اور بھی ہے دنیا میں جسے مسلمان خداوند کریم کہتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ لازمی انصاف کرے گا، اور انصاف کرنے کے لیے ٹائم فریم نہیں دیا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یہ فوری بھی ہوتا ہے اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، ہمیں دعا کرنی پڑے گی، ہمیں اس بات کا جو بالکل احساس کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ انصاف کرے گا، اور کشمیر میں ہونے والے مظالم یا بھارت میں مسلمانوں سے ہونے والا بدتر سلوک انشاءاللہ ایک دن بھارت کے حکمرانوں کو ترک کرنا پڑے گا۔ وہ ترک کیوں کریں گے؟ کیونکہ ان کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس چیز سے نکلیں۔ یہ دو باتیں تھیں جو میں آج آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ آپا پھر کہوں گا کہ آپا فردوس کے بارے میں اتنی باتیں ہو چکی تھی کہ میں نے سوچا کہ اسے تھوڑا سا کنکلوژن کی طرف لے کے جایا جائے، کیونکہ ابھی تک کوئی بھی آدمی، کوئی بھی یوٹیوبر، کوئی بھی چینل کوئی کنکریٹ وجہ نہیں لا سکا، اور جب کنکریٹ وجہ نہیں آتی تو یہ گیند حکومت کے گول میں رہتی ہے، حکومت کے پاس سائٹ پہ رہتی ہے کہ وہ اس چیز کا باقاعدہ اعلان کریں۔ حکومت نے فی الحال باقاعدہ اعلان نہیں کیا، جب وہ اعلان کریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ آپا فردوس کو کیوں نکالا گیا۔ آپا فردوس، میں معذرت کے ساتھ میں آپ کا پورا نام بھی لے سکتا تھا، لیکن اچھا لگا کہ آپ کو آپا فردوس کہہ کے مخاطب کیا جائے۔ بہرحال میری اپنے بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے تو بہت اچھا، اور اگر نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور کمنٹ سیکشن میں اگر آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی سوال ہے، کوئی ایسی بات جو کہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں، اسے شائستہ انداز میں لکھ کے بھیجیں۔ میں اپنے اگلے کسی پروگرام میں اس پہ آپ کو مفصل جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔